व्हाट्सअप गाइस, हेलो सबको। नाइन्थ क्लास में सबका स्वागत है। आपका आज का पहला चैप्टर है साइंस का। और जैसा कि आपको पता है, आपकी बुक चेंज हो गई है। एट्थ क्लास तक आप लोग पढ़ते रहे, जो पढ़ाते रहे पिछले 10-20 सालों से। अब एकदम से आपके लिए बुक चेंज होना और एकदम से नई चीज़ें जुड़ना, तो आपको सरप्राइज़ लगा होगा। खैर, सरप्राइज की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आएगी, आप मेरे चैनल पे आकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका साइंस का, बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम एक्सप्लोरेशन है, वही चैप्टर हमारा है। इसमें ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, तो जो भी डाटा है, जो भी मैंने बेस्ट अपने से हिसाब से क्वेश्चंस नोट्स लेकर के आया हूँ, आप इसको देखिएगा ज़रूर। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। हमारा है साइंस चैप्टर 1 एक्सप्लोरेशन। और व्हाट इज़ द साइंस, राइट इट्स मेन ब्रांच। सबसे पहले हमने बोला है व्हाट इज साइंस। साइंस इज द बेसिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अस एंड आवर सराउंडिंग। साइंस हमारी बेसिक नॉलेज है, सिस्टमेटिक। ठीक है, मेन टाइप्स क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब विज्ञान, हर वो चीज़ विज्ञान कहलाती है जो आपको किसी ना किसी तरीके का ज्ञान देती है, जैसे कि सिस्टम तरीके से आपको चलाती है। हरे, आपके आसपास हरे पेड़ पौधे होंगे, सांस क्यों लेते हैं, वो साइंस है। ठीक है, घर में खाना बनता है, दूध से दही बनता है, वो साइंस है। तो वो सब चीज़ें क्या है? साइंस। और इसकी 3 मेन ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हमारा अगला आता है व्हाट डज एक्सप्लोरेशन मीन। एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या है? एक्सप्लोरेशन का मीनिंग है हमारा कि जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस टू लुक मोर क्लोजली एंड थिंक मोर केयरफुली। मतलब आप साइंस को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्लोज तरीके से, और थिंक करेंगे वो भी केयरफुली, सावधान रूप से करेंगे। यानी कि पहले की तरह नहीं कि रटा रटाया चल रहा है। अब इस बार जो ये बुक ऐड हुई है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आप इवॉल्व करें अपने आप को, अपनी चीज़ें बनाएं। कोई चीज़ रेडी जो आ रही है, लॉज आ रहे हैं या कोई भी प्रिंसिपल आ रहा है, आप क्वेश्चन उठाएं। ये इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही है, फोर्स पुश कर रही है कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझना है, ऑफ साइंस टू लुक मोर क्लोजली, चीज़ों को और क्लोजली तरीके से, नज़दीक से, एंड थिंक मोर केयरफुली टू फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज़ वर्क, कैसे साइंटिफिक आइडियाज़ काम करते हैं। तो इसमें सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड नेचर, जिससे कि हम नेचर को देख सके, समझ सके, टेक्नोलॉजी एंड आवर प्लेस इन इट, और तकनीक को भी समझ सके। नेचर एक तरफ होता है, एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों को एक साथ रखना है, और हम उसको कहाँ देखते हैं, हम अपने आप को कहाँ रखते हैं उसमें, ये चीज़ हमें अपने एक्सप्लोर करनी है। व्हाट डज द कंपास यूज का क्या काम है? कंपास का काम है सही दिशा दिखाना। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। आज से पहले आपने, सबसे पहले अगर कोई आपको सबसे अच्छी साइंटिफिक चीज़ देखी होगी तो वो गिलास देखा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास आगे आएगा। ऐसे ही कंपास, कंपास भी एक ऐसी मशीन है जिसके पीछे बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। ठीक है, लेकिन आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। उसके क्या कारण है? क्योंकि कंपास जो है आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। आपको जंगल में या कहीं ऐसी जगह जब खो जाएं तो आपको दिशा दिखाता है। तो वही चीज़ है, इट रिमाइंड्स अस द फिक्स डायरेक्शन। ये हमें वापस से सही दिशा की ओर ले चलता है। व्हाट डज द मैग्नीफाइंग ग्लास यूज्ड फॉर? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? लेंस। बचपन में आपने खेला होगा लेंस से, कागज़ जलाया होगा लेंस से, जलाया होगा ना? देखो, याद आया होगा, मैंने आपको बोला है तो आपको स्ट्राइक किया होगा। हमने भी खूब लेंस से कागज़ जलाए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता था, उसे देख करके बैठते थे, उसे एक जगह कंसंट्रेट करते थे। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास का काम है क्लोजली लुक लेना, किसी को बहुत नज़दीक से देखना, समझना। वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम है। इट इन्वॉल्व्स द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज़। ये लाइट की दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना पे काम करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इट सिंबलाइज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये प्रतीक है कि आपको किसी चीज़ को ध्यान से देखना है, केयरफुल ऑब्जर्व करना है। एंड पेइंग अटेंशन इज मस्ट, और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कागज़ की जगह आपको भी जलन महसूस हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सप्लोरेशन इज मस्ट फॉर मिडिल स्टेज वाई। ये जो एक्सप्लोरेशन आया है, न्यू आइडियाज़, ठीक है, आपको सेकेंडरी साइंस की तरफ ले जा रहे हैं। आपका जो टॉपिक है, बुक का नाम यही रखा गया है। ठीक है, मैं आपको बुक दिखा भी सकता था, अभी है नहीं।
ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग द सेकेंडरी साइंस, मतलब कि पहले आपने जो साइंस पढ़ी, प्राइमरी पढ़ी, ठीक है, मिडिल स्कूल तक आपने मिडिल साइंस पढ़ी, वहाँ तक कुछ नहीं था। अब आपका न्यू आइडियाज़ लेकर आना है, मीन्स कि यहाँ से आपकी साइंटिस्ट बनने की जर्नी स्टार्ट हो सकती है, अगर आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अच्छे से फोकस होकर के और सही दिशा में बढ़ते हैं तो एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज मस्ट। साइंस में एक्सप्लोरेशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वांडरिंग एमलेसली, हम साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, या हमने कोई टॉपिक उठाया हमें पता ही नहीं उसका यूज़ कैसे करना है, तो वो बेकार है, इज़ नॉट बेनिफिशियल टू एनी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बट चूजिंग राइट मॉडल्स, सही तरीके के मॉडल्स चुनना, आस्किंग राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछना, एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, और हमारी दुनिया में हर एक चीज़ का एक सेंस है, हर एक चीज़ का एक यूज़ है, उसको समझना विद केयर एंड पर्पस, ठीक है, कि हर एक चीज़ का उद्देश्य है, उसकी हमें केयर करनी है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ काम होता है, सो दैट ए पर्सन बिकम रेस्पॉन्सिबल, जिससे कि एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल बनता है। नेक्स्ट आता है व्हाट डज मॉडल्स यूज्ड फॉर, मॉडल्स किस में काम आते हैं। द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल्स इज ऑफन इम्पॉसिबल, हमारी जो प्राकृतिक दुनिया है इतनी विशाल है, बहुत ज़्यादा। साइंटिस्ट आज तक समुद्र की गहराई तक पहुंच तो गए हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए। उन्होंने हाइट तो नाप ली है लेकिन नीचे क्या है, क्या क्या जीव हो सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक्सप्लोरेशन और चीज़ों का और मॉडल्स जो चीज़ें हैं उनका बहुत ज़रूरी है साइंस में, हमें अच्छे से उनको डिटेल्स में पढ़ना। तो व्हाट डज मॉडल्स यूज फॉर, द नेचुरल वर्ल्ड इज़ कॉम्प्लेक्स, हमारी जो दुनिया है कॉम्प्लेक्स है, एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल्स इज़ ऑफन इम्पॉसिबल, और उसको पूरी तरीके से पढ़ना इम्पॉसिबल है। सो टू मेक इट अंडरस्टैंड बेटर, तो साइंस को अच्छे से समझ आए इसके लिए मॉडल्स की आवश्यकता पड़ती है। साइंस यूजेस मॉडल्स, साइंस मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। अब जैसे कि चंद्रयान 3 को सक्सेस करने से पहले, एक्चुअल में परफॉर्म करने से पहले, वहाँ तक पूरा एक्चुअल टास्क जो एक्चुअल मिशन को करने से पहले हमने क्या किया होगा, हमने मॉडल्स के तरीके से कई बार चांद पे लैंडिंग की होगी, मतलब मून पर जाकर के लैंडिंग किया होगा, कई बार हमने टेक ऑफ किया होगा। क्यों? क्योंकि वो हम एक मॉडल के तरीके से देख रहे हैं कि हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस, हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हम क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ये होगा। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है, ये सब चीज़ें बताता है मॉडल, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी या उस चीज़ का पहले से ही प्रीवियस उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, मॉडल्स पे हो सकती है। बार बार तो चांद पे हम भेज नहीं सकते लगातार कि हाँ जी आज ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने कई सारी बार पहले मॉडल्स को प्रैक्टिस किया होगा, तब जा करके वो चंद्रयान 3 इतना सक्सेसफुल बना कि भारत नंबर 1 बना। मॉडल्स आर फॉर हाईलाइटिंग की एरियाज, मॉडल्स क्या होते हैं, हाईलाइटिंग की एरियाज एंड नेग्लेक्टिंग स्मॉलर पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को नेग्लेक्ट करना पड़ता है। लेकिन चंद्रयान 3 में हमने सारी चीज़ें परफॉर्म की हैं, क्योंकि एक बार पहले फेल हो गए थे। टू मेक इट अंडरस्टैंड बेटर, तो मॉडल्स के अंदर हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ को हम लेते हैं। फॉलिंग, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हमने नीचे गिरता हुआ दिखाया, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, क्यों आ रहा है नीचे, ग्रेविटेशन आ रहा है, इसके अलावा कोई और पॉइंट, हमने यही सीखा है। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने बताया कि जो चीज़ नीचे गिर रही है उस पर एयर, हवा जो बहती है वो काम करती है, उसको रोक सकती है, एयर रेजिस्टेंस भी लगा सकती है। अगर तेज मात्रा में जा रही है तो वो हो सकता है उसको नीचे गिरने ही ना दे, ऊपर ही ऊपर उड़ा के ले जाए, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर की एरिया था ग्रेविटी, तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया। व्हेन यू स्टडी साइंस मोर डीपली व्हाट विल यू नोटिस, जब आप चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है, कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, अननोन चीज़ें आ सकती हैं। यू विल नोटिस दैट मैनी इंपॉर्टेंट एरियाज आर अननोन, कई सारी चीज़ें जो अननोन हैं। सो टू एक्सप्रेस दैम वी यूज़ मैनी अदर लैंग्वेजेस, इसलिए हम कई सारी और लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, सिम्बल्स को लाते हैं, उसको स्पेसिफिक टर्म्स को, यूनिट्स को लाते हैं। क्यों? जैसे मास है, हर बार मास तो लिख नहीं सकते, तो स्मॉल m लिखा, वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए v लिखा, फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए f लिखा, टेम्परेचर को करने के लिए t लिखा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जब हम अननोन चीज़ें पढ़ते हैं तो हम एक उसको नया नाम देते हैं। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं क्या, अगर आप आगे जाओगे तो ओम्स लॉ पढ़ोगे, ओम ने खोजा तो ओम का नाम दे दिया। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, केल्विन ने खोजा था, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बायो में पढ़ते हैं, बायो में अभी सेल पढ़ोगे आप चैप्टर 2, उसके अंदर गोल्जी एपरेटस पढ़ोगे, जिसने खोजा उसके ऊपर उसका नाम रख दिया गया कैमिलियो गोल्जी,
तो ये सब क्या है, ये अननोन चीज़ें पता चलती हैं तो उस व्यक्ति के नाम पे उसको ला दिया जाता है। इज मैथमेटिक्स एंड साइंस ए हर्डल? साइंस में मैथमेटिक्स एक हर्डल है। साइंस में क्या न्यूमेरिकल्स, मैथ्स हर्डल है? क्या वो समझ में नहीं आते आपको, या वो दिक्कत करते हैं आपको? आइए पता करते हैं। मैथमेटिक्स इन साइंस नॉट ए हर्डल, हर्डल नहीं है, बट इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट और टू लुक मोर प्रिसाइसली एंड क्लियरली। साइंस में जब हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं तो प्रिसाइज आंसर नहीं आ सकता। अब जैसे कि अगर आप लाइट की वेलोसिटी को देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अगर आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए, अगर आपको चंद्रमा वाला, चंद्रयान वाला एक्सपेरिमेंट करना है तो प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैथ्स की नीड पड़ती है। प्रिसाइज वैल्यू देता है मैथ्स, ठीक है। फॉर थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन मैथमेटिक्स इज पावरफुल लैंग्वेज। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्चुअली प्रिसाइसली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो चाहिए भी। जैसे E = mc², ये एक पावरफुल इक्वेशन है। एल्बर्ट आइंस्टीन का लिखी हुई एक ऐसी इक्वेशन है जिस पर आज भी कई सारी थ्योरीज, कई सारे लोग PhD डॉक्टर वगैरह बन गए हैं करते करते, और अभी भी। व्हाट इज एन इक्वेशन? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन या रिलेशन दो क्वांटिटीज़ के बीच क्या होता है? एक इक्वेशन या रिलेशन दो क्वांटिटीज़ का एक सिर्फ इक्वेशन नहीं है या एक स्टेटमेंट नहीं है, वो उस लॉ या उस प्रिंसिपल या वहाँ पर जो साइंस का जो भी फार्मूला है उससे हम किसी चीज़ को एक्चुअल पता कर सकते हैं, तो वो इक्वेशन बताती है, ठीक है। कैलकुलेशन टूल है ये। इक्वेशन इज नॉट जस्ट रिटन स्टेटमेंट, इट इज़ ए टूल। उस टूल के कारण आप पता कर सकते हो कि लाइट की स्पीड कितनी है, कि चंद्रमा का मास कितना है, तो पता करने का क्या है? टूल है। इट इज़ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस स्टेटमेंट दैट हाउ सर्टेन थिंग्स क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक ऐसा कॉम्पैक्ट फॉर्म है स्टेटमेंट का जो कि हमें बताता है कि किस प्रकार से एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट कर रही है। जैसे E = mc² बताया था, तो वैसे ही एनर्जी जो है मास से रिलेट कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट कर रही है, तो वो एक कैलकुलेशन टूल है। इन मोशन डिस्टेंस टाइम, जैसे ये देख लीजिए, स्पीड को निकालने के लिए हमने 6-7 फार्मूला लगाया होगा, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। बट ये क्या है? ये एक टूल है, कैलकुलेशन टूल। तो हम इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर हमें ये बेनिफिट लगेगा, ईजी लगेगा। वाई इज़ द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाई C? स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट क्यों किया गया? देखिए, ये फिर से वही, जब कोई चीज़ नई निकल कर आती है तो हम क्या करते हैं? सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो जब स्पीड ऑफ लाइट की एक नई चीज़ निकल के आई तो उन्होंने कहा भाई स्पीड ऑफ लाइट एक बड़ी टर्म है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई छोटा टर्म चाहिए। तो छोटा टर्म कैसे मिला? दूसरी लैंग्वेज से। इन लैटिन लैंग्वेज स्पीड मीन्स सेलेरिटास, सो इट्स C, इसलिए इसको C बना करके यूज़ किया गया बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड नीड ऑफ साइंटिफिक सिंबल्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, सारे विश्व के सभी जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तब जा कर के इसको यूज़ किया जाता है। वी एक्सप्रेस स्पीड ऑफ लाइट एज C। और देखिए इसकी जो फिजिकल वैल्यू है 299792358 मीटर पर सेकेंड, 299 792 458 मीटर पर सेकेंड C की एक्चुअल वैल्यू है। 299792458 मीटर पर सेकेंड, जो हम शॉर्ट में बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। साइंस में अगर आपको प्रिसाइज चीज़ें चाहिए तो आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैथ्स इज़ नॉट ए हर्डल। वाई इज़ ए किलोग्राम यूज? अब जैसे हर जगह किलोग्राम यूज़ किया जाता है, क्या आपको पता है जो आप फॉर्चून लेकर के आते हो वो 900 ग्राम की होती है, ठीक है। कोई होता है वो 1 लीटर का होता है। मतलब उनमें अगर आप देखने जाओगे तो कितनी चालाक कंपनियों के मालिक हैं कि वो कहते तो हैं हाँ कि 1 लीटर है, लेकिन 1 लीटर होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ लीटर में हो, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा चलता है। अगर आपने कोई चीज़ को वजन करके लेना है तो किलोग्राम में ही लेना है। क्यों लिया जाता है? उसका कारण टू अवॉइड मिस कैलकुलेशन एंड कन्फ्यूजन नहीं रखनी, मिस कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए किलोग्राम लिखा जाता है। ये फिर से कौन लाता है? वही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन शॉर्ट ऐसा यूनिट सिस्टम बनाया है कि सभी पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ इसमें किलोग्राम में ही आएगी तो किलोग्राम में ही आएगी।
सो किलोग्राम इज यूज्ड फॉर फेयरनेस। फेयरनेस मतलब इक्वल टू इक्वल, इसमें कस्टमर को भी कोई लॉस ना हो और कंपनी के मालिक को भी कोई लॉस ना हो। एंड ट्रेड, व्हाट इज ए लॉ? लॉ क्या होता है? लॉ, इट इज ए रेगुलर पैटर्न इन नेचर एक्सप्रेस्ड एज यूजिंग वर्ड्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। लॉ एक रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। अभी मैंने आपको ओम्स लॉ का नाम लिया। ओम्स लॉ में क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है। ये जैसे ये है, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ाया तो इसके बीच में से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन जाएगी, ये ओम्स लॉ कहता है। तो ये पैटर्न बन चुका है, तब जाकर के पैटर्न को इन्होंने ओम्स लॉ का नाम दिया। ऐसी बात नहीं है कि ये गलत नहीं हो सकता, कोई गलत करने वाला मिले तो हो सकता है, ठीक है। तो इसे जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन कहता है सेब नीचे आ रहा है ना, तो वो क्या है? न्यूटन्स का लॉ है, वो पैटर्न बन चुका है, पैटर्न को फिर लॉ बना देते हैं। अब ये थ्योरी, व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी क्या होता है? इट इज ए स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड्स ए रीजन दैट व्हाई दोस पैटर्न्स ऑकर। थ्योरी उस पर रिसर्च करती है कि ये पैटर्न क्यों बना, बार बार यही क्यों आ रहा है। तो जब उस पर रिसर्च करते हैं तो हो सकता है 1% चांस भी हो सकता है कि वो कुछ नया निकल के आए। इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस। अगर एविडेंस मिला तो उसको वो मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको वैलिडेशन देते हैं कि हाँ ये चलेगा, ये सब जगह होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वैलिडेशन खत्म हो जाती है, फिर वो हम साइंस में नहीं पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कई सारे ऐसी थ्योरीज हैं जो पहले ठीक थी, बाद में जाके गलत हुई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, पहला ही पॉइंट बाद में गलत हो गया, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती है क्योंकि वो उस टाइम तक, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो अवेलेबल जितना भी एविडेंस था उसके हिसाब से वो ठीक थी। लेकिन बाद में एविडेंस चेंज हुए, बाद में और कुछ डिस्कवरी हुई, तो इसीलिए वो बदलना पड़ा। नो साइंटिफिक थ्योरी इज एवर फाइनल। कभी भी कोई साइंटिफिक थ्योरी फाइनल नहीं होती है कि जो आज बना दिया गया है वो आगे 20, 50, 100 सालों तक चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन, और ऐसी भी कोई थ्योरी नहीं है जिसके पे सवाल ना पूछा जा सके, जिसको ये कह दिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। सिद्धांत, किसी ने क्या प्रिंसिपल बना करके दिया, ठीक है। दीज आर ब्रॉड आइडियाज विच हेल्प अस मेक सेंस इन ए गिवन सिचुएशन। ये ऐसे ब्रॉड आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, और उस हेल्प से हम ये समझ पाते हैं कि ये सिचुएशन कैसी है, ठीक है। जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हालांकि वो हटा दिया गया, ठीक है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट जब डूबती है, जब उसका मास ज़्यादा हो जाता है, उसके द्वारा हटाया गया पानी से, जब तक वो अपना हाथ पैर मारेगा और वो चलाएगा, जब वो अपने मास से ज़्यादा पानी का मास हटा देगा तो वो तैरेगा। तो अगर उसका बॉडी का मास ज़्यादा हो गया तो वो डूब जाता है, ठीक है। लॉज आए, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जो एक के बाद एक साइंटिस्ट बताते गए कि ये वाला आपका गलत है, मेरा चलेगा, फिर उसके बाद उसका भी गलत हो गया, उससे ऊपर वाले का चला। तो जैसे जैसे टाइम आता रहता है, नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, नई नई थ्योरीज आती रहती है। व्हाट हैपन्स इफ प्रेडिक्शंस डज नॉट मीट ऑब्जर्वेशन। अब अगर जैसे आपने कोई प्रेडिक्शंस की, प्रेडिक्शन जैसे कि सबसे पहले बताया गया एटम इज द इंडिविजुअल पार्टिकल, ये क्या हो गई? प्रेडिक्शन हो गई आगे आने वाले भविष्य में कि एटम भैया कभी भी और डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन हुआ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए। तो ऐसे ही क्या होता है जब वो ऐसा होता है कि प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करती। व्हेन प्रेडिक्शन मीट ऑब्जर्वेशन देन साइंटिस्ट मूव टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप। अगर ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही आ रही है, जैसा प्रेडिक्शन किया था वैसे ही देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब साइंटिस्ट ठीक कर रहे हैं, वो उससे अगले लेवल पर चलते हैं, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, इफ प्रेडिक्शन फेल्ड टू मीट ऑब्जर्वेशन, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा प्रेडिक्शन था, अगर वो नहीं दिखा ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, या साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट उसको फिर री एग्जामिन करते हैं, री टेस्ट करते हैं। सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से चला जाता है और स्टार्टिंग करते हैं। कहते हैं थॉमस अल्वा एडिसन ने 99 टाइम्स जाकर के बल्ब बनाया और 100वें बार में जाकर के वो सक्सीड हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई गिन रहा था, बट ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसने कितने सारे एफर्ट डाले, तब जा करके वो हम ये रोशनी देख पा रहे हैं। अब हमारा अगला आता है हाउ मैनी ऑफ लीटर यू ब्रीथ इन वन डे। ये आपके पहले चैप्टर का एक न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम्पल में बताया गया, और यहाँ पर ये बताया गया है, थ्योरी को टेस्ट करके दिखाया गया है कि हाँ मैथ्स साइंस में आता है, और कैसे हम उसको एस्टिमेट करके हम बता सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि साइंस में थ्योरेटिकल पॉसिबल नहीं हो, मैथ्स में जाके पॉसिबल होती है, ठीक है। रेस्ट देखिए,
इट इज़ हार्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट इफ़ वी अप्लाई साइंस एंड मैथ्स, अगर हम बिना मैथ्स के सोचें तो मुश्किल है, इसलिए साइंस मैथ दोनों अप्लाई करना पड़ता है। वी कैन रफली आंसर द क्वेश्चन, तो हम एक एस्टिमेट रूप में इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि क्या है सबसे पहले जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं और हमसे कहा गया कि बैलून फुलाओ, तो हम एक बैलून को फुलाने में 12 से 15, एक मिनट में हम 12 से 15 सांस लेते हैं। पहले तो हमें ये पता है एक मिनट के अंदर 12 से 15 सांस। उसके बाद इफ़ वी हैव, अगर हम उसको एक मिनट में 12 से 15 लेते हैं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो वो मिनट होते हैं 1440। ठीक है, 1440 मिनट एक दिन में होते हैं। इन वन डे देयर आर 1440 मिनट्स। अब अगर आप 12 से 15 ब्रीथ ले रहे हो, 15 ले लिया हमने, अप्रॉक्सीमेटली 15 पकड़ लिया, 15 को लेकर के अगर आप एक मिनट में देखते हैं कि एक मिनट के अंदर 15 सांस हैं, तो हमारे वन डे में कितनी सांस जा रही है? वन डे में जा रही है 21,600। ठीक है, वन डे के मिनट से उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो एक मिनट में आप ब्रीथ करते हो। नंबर ऑफ ब्रीथ कितनी है वन मिनट में? 15। एक मिनट में नंबर ऑफ ब्रीथ 15, तो वन डे में नंबर ऑफ ब्रीथ कितनी हो जाएंगी? 21,600, 21,600। अब इसको रफली एस्टिमेट कर लिया कि चलो किसी के ऊपर नीचे, किसी को हो सकते हैं कम ज़्यादा, तो 20,000 ब्रीथ कर ली इन वन डे। वन डे के अंदर 20,000 ब्रीथ हो गई। ठीक है, अब एक बैलून को फिल करने में 4 to 5 ब्रीथ्स लगती है। आपने बैलून लिया, 1 2 3 4, किसी की 5, किसी की 4, इतने में बैलून फिल हो जाता है। ठीक है, अगर वो 2 लीटर का क्वांटिटी अगर उसकी डिसाइडेड है 2 लीटर का है तो। ठीक है, अब 4 हमने यहाँ पर पकड़ लिया, 4 ब्रेथ में 2 लीटर, तो 2 ब्रेथ में 1 लीटर, और 1 ब्रेथ में 0.5 लीटर। तो एक ब्रेथ की क्वांटिटी कितनी आ गई? 0.5 लीटर एयर। ठीक है, एयर है ये, एयर की क्वांटिटी है। तो 20,000 ब्रीथ में कितनी एयर होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 लीटर एयर। तो ये विद मैथ्स पॉसिबल हो पाया कि हम इसको ऐसे एस्टिमेट करा और हमने इसको निकाल पाए। ठीक है, दोबारा से फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट में ब्रीथ हैं 12 से 15 करके देख लेना, अंदाजा लगा कर देख लेना। फिर वन डे में कितने मिनट होते हैं? तो 1440, और 1440 में कितनी ब्रीथ हो जाएंगी? 21,600। 21,600 को एस्टिमेट कर लो रफली, तो 20,000 हो गया। अब एक बैलून को फिल करने में 4 to 5 ब्रेथ लगती है। ठीक है, 2 लीटर का बैलून अगर हो तो 4 to 5 ब्रेथ्स लगती हैं। तो 2 ब्रीथ में कितना हो जाएगा? 1 लीटर। 1 ब्रीथ में कितना हो जाएगा? 0.5। अगर 4 ब्रीथ्स में आप उसको भरते हो तो ये एक एस्टिमेट है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 20,000 ब्रीथ लगा दो, और 1 ब्रीथ में अगर इतना है तो 20,000 ब्रीथ में कितना होगा? 10,000 लीटर होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके इसमें ही दे रखा है, डज ए मास्क रियली वर्क? क्या कोई मास्क रियल में काम करता है? तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास्क वर्क ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक मास्क, सिंपल सा मास्क जो आप लगाते हो, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब लग चुका है। सारी कैलकुलेशंस करके वो मास्क बनता है। कैसे पता चला? फिजिक्स में हम उसका पार्टिकल मोशन पता करते हैं कि कोई उस पर टकराया पार्टिकल, कितना मोशन हो रहा होगा, तब जाकर के वो उसे रोक पाएगा। केमिस्ट्री का पॉलीमर फाइबर, किस कपड़े का वो बनेगा, कैसा पॉलीमर होना चाहिए उसका। बायोलॉजी, साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरस, वायरस का साइज कितना होता है, क्या उसका बिहेवियर होता है, वो पता चाहिए हमें। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स से पता चलता है वहाँ का एयर फ्लो कितना है। अगर मैथ्स का अगर जो एयर आ रही है उसका फ्लो हमें पता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये मास्क टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्क लगता है उसमें, सारे लग जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इस कंसेप्ट ऑफ साइंस चेंज्ड ओवर टाइम? क्या साइंस के कंसेप्ट बदलते रहते हैं जैसे जैसे टाइम आता है? तो इसका आंसर है यस। नाउ साइंस इज जस्ट नॉट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। आजकल का जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, वो डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, यस, नाउ साइंस इज जस्ट नॉट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, इट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये एक ह्यूमन एक्टिविटी पे बेस्ड है। ठीक है, शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, कलेक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट्स एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग, ये सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, तब जाकर के हम कहते हैं कि हाँ साइंस बिल्कुल रियल रॉ साइंस है, मतलब कोई कॉपी पेस्ट वाला साइंस नहीं है। हाउ मॉडर्न साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस? आज का जो विज्ञान है पुराने जमाने के विज्ञान से कैसे डिफरेंट है? साइंस डेवलप ओवर टाइम थ्रू द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स
across different cultures and generations and learn from mistake। हमने पुराने टाइम में कुछ गलतियां की, उस गलतियों को सुधार करते 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 आज कल मॉडर्न साइंस में आ चुके हैं। आज हम चांद तक पहुंच पा रहे हैं मॉडर्न साइंस की वजह से। हालांकि ये भी पहले ही हो चुका था, लेकिन चांद के दूसरे हिस्से में पहुंच पा रहे हैं। जो दिख रहा है वो तो हमें पता है, दूसरा हिस्सा जहाँ पर कि अभी तक सिर्फ भारत ही पहुंच पाया है, हमारे लिए अचीवमेंट की बात है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एक्सप्लोरेशन की वजह से। जो हमने अभी पढ़ा था, एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हम पहुंच पाते हैं हर उस जगह तक जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम रट्टा रटाया तेज पढ़ते रहेंगे तो हम एग्जाम देते रहेंगे, कुछ नॉलेज नहीं मिलेगी। तो नॉलेज के लिए ज़रूरी है एक्सप्लोरिंग करना, और एक्सप्लोरिंग के लिए ज़रूरी है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या पता कल आप में से ही कोई एक साइंटिस्ट बने। थैंक यू। इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस चैप्टर का दी एंड करता हूँ। नया चैप्टर, नई क्लास शुरुआत हुई है और आज वो चैप्टर हमने खत्म किया। किसी को क्वेश्चंस पूछना है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करो, वॉच करो और शेयर करो हर उस बच्चे को जिसको इस चैप्टर का कुछ भी नहीं पता, टीचर्स तक नहीं पढ़ा पा रहे, उस चैप्टर तक ये पहुँचाइए, उस बच्चे तक ये चैप्टर पहुँचाइए। ठीक है, थैंक यू।